हिंदुस्तान के मानचित्र पर विकास के नए आयाम गढ़ता इमर्जिंग छत्तीसगढ़। जी मीडिया के मंच पर आज इमर्जिंग छत्तीसगढ़ की बात होगी और हमारे साथ में मुख्य अतिथि रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उससे पहले छत्तीसगढ़ के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। शुरुआत पहले पैनल से करेंगे, जिसके लिए मैं अपने सहयोगियों को मंच पर बुलाना चाहूँगी। मैं बुलाना चाहती हूँ शिवांगी द्विवेदी और कीर्ति दीक्षित, आप दोनों मंच पर आएँ। और इसके साथ ही मैं अपने पहले पैनल को इनवाइट करूँगी। ससम्मान ब्यूरोक्रेट्स हैं छत्तीसगढ़ के, जो अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शारदा वर्मा जी कमिश्नर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शारदा वर्मा जी का। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन कैसा हो, ये बताएंगी शारदा वर्मा जी, और क्या क्या योजनाएं सरकार लेकर आ रही हैं खास तौर पे कॉलेजेस के लिए, ये इस मंच पर चर्चा की जाएगी। राकेश चतुर्वेदी जी पीसीसीएफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित प्रदेश है, यहाँ के जंगलों में आदिम संस्कृति बसती है और जैव विविधता की बात यहाँ की अनूठी है। साथ ही जंगल और मानव दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाकर विकास को आयाम दिया जा रहा है, ये बताएंगे राकेश चतुर्वेदी जी। अनिल साहू जी एमडी है टूरिज्म बोर्ड के, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अनिल साहू। पर्यटन की अपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ में, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ के झरने, जंगल, पहाड़ और पर्यटन को लेकर विदेशी सैलानी कैसे आकर्षित हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी चर्चा अनिल साहू जी करेंगे। आप सभी का स्वागत है। शारदा वर्मा जी कमिश्नर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। चूँकि आत्मानंद कॉलेजेस की भी बातें हो रही है, तो कैसा होगा आत्मानंद कॉलेज, इसके बारे में बातचीत होगी। राकेश चतुर्वेदी जी हैं, बताएंगे कि वनोपज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में 11 से ज़्यादा पुरस्कार छत्तीसगढ़ ने जीते हैं, इसके पीछे की क्या नीति रही है। अनिल साहू जी भी बताएंगे जो पर्यटन की संभावनाएं हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगी मेरे दोनों सहयोगी। ओवर टू यू कीर्ति एंड शिवांगी। शुक्रिया तृप्ति आपका। तो इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के आज के इस मंच पर हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, वो अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से उनका विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम कराए। तो हमारे साथ मंच पर शारदा वर्मा जी मौजूद हैं, कमिश्नर हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि उच्च शिक्षा को लेकर के हाल ही में आत्मानंद कॉलेज को लेकर के घोषणा की गई, क्या किस तरह से वो आगे काम करेगा, क्या उसके आगे की प्लानिंग है? जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों के दौरान हायर सेकेंडरी स्तर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हमारे राज्य में शुरू किए गए हैं। तो उन विद्यालयों से जो बच्चे 12वीं पास करके निकलेंगे, तो अगर हम देखें कि शासकीय तौर पर कोई भी अंग्रेजी माध्यम का महाविद्यालय अभी राज्य में संचालित नहीं है, तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप था, इस गैप को पूरा करने के लिए और उच्च शिक्षा को भी अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए हमने अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे सिर्फ स्कूल में निकलने वाले आगे बच्चों को एक रास्ता मिलेगा। और आत्मानंद स्कूल पहले से ही थे और एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से। अब राकेश जी, सवाल आपसे है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो देश है, हमारे पूरे देश भर में चर्चा है यहाँ के वनोपज की, कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। अब आगे किस तरीके से प्लानिंग है? छत्तीसगढ़ भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। वन आवरण की दृष्टि से देश का ये 3रा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के वन न केवल बहुमूल्य इमारती लकड़ियों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यहाँ फलदार, लघु अनुपज और वनौषधि प्रजाति के भी पौधे काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके संग्रहण के साथ साथ में प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जो यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 19,000 गांव हैं, जिसमें से 8,000 गांव ऐसे हैं जो कृषि के साथ साथ वनोपज संग्रहण पर उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। विगत 4 वर्षों में जहां हम प्रसंस्करण के लिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इनके साथ में हमने प्रसंस्करण के लिए MOU साइन किया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर के साथ में हमने इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए MOU साइन किया।
4 वर्ष पहले तक के 7 लघु वनोपज खरीदे जाते थे और लगभग 100 वन उत्पाद छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत बिकते थे। आज लगभग 65 लघु वनोपज हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जा रहे हैं और 136 के आसपास हर्बल प्रोडक्ट्स छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, जिसमें 3,500 स्व सहायता समूह के माध्यम से 70,000 महिलाएं प्रसंस्करण में, वैल्यू एडिशन में, मार्केटिंग में और ब्रांडिंग के काम में लगी हुई हैं। अमेज़ॉन में भी, फ्लिपकार्ट में भी, ये दोनों जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें हमारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में जहां हम देखें तो इन गांवों में कृषि के अतिरिक्त लघु वनोपज संग्रहण गांव की आर्थिक जो संरचना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में जो कार्य विगत 4 वर्षों में हुआ है उससे न केवल हमें केंद्र सरकार के स्तर पर 11 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, इसके अलावा हमारी 15 जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं वनोपज छत्तीसगढ़ को लेकर के अगर हम बात करते हैं। मेरा सवाल अनिल साहू जी आपसे है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर हम पर्यटन को लेकर के बात करते हैं, कई ऐसी जगह है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में शायद तक छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोगों ना उन्हें पता हो, तो उनको किस तरह से प्रमोट करने के लिए, उनको किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? जैसे आप जानते हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म का जो टैगलाइन है, इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। एंड हम जब भी कहीं हमारे ब्रांडिंग करते हैं, वी ऑलवेज इनवाइट पीपल टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। तो एक मिस्टिकल स्टेट है छत्तीसगढ़, फॉरेस्टेड लैंडस्केप्स कहें, वाटरफॉल्स कहें, ट्राइबल कल्चर, क्विजिन, सभी मामले में अद्वितीय है। तो इसमें देयर इज़ अ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड, बहुत सारी चीज़ें अभी भी एक्सप्लोर करने बाकी हैं। ठीक है, हमारे लिए जो यहाँ के निवासी हैं दोनों उनको पता है, पर बाहर से जो आ रहा है उनके लिए अभी भी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो हम जब भी कहते हैं कि टूरिज़्म के लिए इनवाइट करते हैं टूरिस्ट को, तो आस्क देम टू एक्सप्लोर छत्तीसगढ़। तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं एडवेंचर के दृष्टि से, वाटर बॉडीज़, हिल्स। अभी हाल ही में आप अगर मौका मिले तो आप मैनपाट जाइए तो यू विल फॉरगेट शिमला एंड मसूरी। तो इतना अद्वितीय वहाँ जो बिल्कुल ही मेघों के बीच, बादलों के बीच आपको सैर करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं और टूरिज़्म बोर्ड से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने हिसाब से लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, हमारे सोशल साइट्स के माध्यम से, ब्रांडिंग के माध्यम से, अपने जो रोड शोज़ कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में टूरिज़्म को लेके वहीं शोकेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि और अभी टूरिज़्म में जो फुटफॉल हुआ है स्टेट में, उसमें वृद्धि हुई है। हमारा जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ का योजना है, तो आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में बातें बहुत हुई, पर जो मूर्त रूप लिया है तो यही छत्तीसगढ़ में हो पाया है। बाकी स्टेट्स में अभी मैं ओरछा गया था, ग्वालियर, ओरछा, तो उसमें भी राम वनगमन परिकल्पना वहाँ चालू हुई, पर वहाँ भी कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं पाया, जबकि हमारे यहाँ 3 डेस्टिनेशंस में डेवलप हो चुके हैं। और सारे जगह जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, आप रायपुर से हार्डली 20 किलोमीटर चंदखुरी, अब अभी जाइए जहाँ के पहले हार्डली 50 लोग आते थे, अभी आप देखेंगे कि वीकेंड्स में 4 से 5 हज़ार लोग पूरा पैक रहता है। तो इसके प्रतिफल भी हमें मिल रहे हैं, दिख रहे हैं और टूरिज़्म आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये वृद्धि तो हमें देखने को मिली ही है, फुटफॉल जैसा कि आप बता रहे थे वो भी देखने को मिला है, और योजना के बारे में तो और आगे बात करेंगे भी। लेकिन शारदा जी, अभी सवाल आपसे है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि आत्मानंद कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन शिक्षा का जो नींव होती है वो शिक्षक ही रखते हैं। तो शिक्षक कहाँ से आएंगे कॉलेजेस के लिए? क्या संविदा पर रखे जाएंगे? किस आधार पर रखे जाएंगे? कैसे इनकी हायरिंग की जाएगी? इसकी कार्य योजना तैयार करते समय इस विषय को भी विचार विमर्श किया गया है और विभाग की इस विषय में पूरी तैयारी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य रूप से एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स पहले से भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जनरली हिंदी यूज़ करते हैं, इसलिए वो वर्तमान में हिंदी में ही पठन पाठन करवा रहे हैं। तो विभाग की पहली हमारी नीति ये होगी कि जो सहायक प्राध्यापक, जो प्राध्यापक हमारे पास पहले से कार्यरत हैं और अंग्रेज़ी माध्यम से अध्ययन अध्यापन के लिए वो विभाग को अपनी सहमति देते हैं,
उन स्टाफ को हम ऐसे चयनित अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय में पदस्थ करेंगे। और जिन विषयों के लिए हमारे पास विद्यमान स्टाफ में से सहमति नहीं मिल पाती है, उन विषयों के लिए हम अंग्रेजी माध्यम के अतिथि व्याख्याताओं की संविदा पर नियुक्ति करेंगे। तो अतिथि व्याख्याता वर्तमान में भी हम अपने प्रत्येक महाविद्यालय में जहाँ पर उस विषय के शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, प्रतिवर्ष उनकी नियुक्ति की जाती है। तो उसी पैटर्न में इस वर्ष जो चयनित महाविद्यालय हैं जिनको हम अंग्रेजी माध्यम से संचालन के लिए चयन करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जिस विषय के शिक्षक नियमित अध्यापक के तौर पे उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उनको हम अंग्रेजी माध्यम के संविदा पर जो अतिथि व्याख्याता हैं उनसे उनकी भर्ती करेंगे। और इस प्रकार से एक जो चयनित महाविद्यालय हैं उनको अंग्रेजी माध्यम से संचालन का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पहुंचे छात्रों तक, इसके लिए हर प्रयास सरकार करेगी। सवाल मेरा आपसे है राकेश चतुर्वेदी जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वनाधिकार काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। इस दिशा में आगे क्या सरकार कदम उठाने वाली है, किस तरह से काम होगा? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो अस्तित्व में आया, उसकी मूल अवधारणा यह थी कि सदियों से वनों में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते रहे हैं, वस्तुतः वो उस प्राकृतिक संसाधन के ओनर हैं, मालिक हैं। विभाग की भूमिका एक कस्टोडियन या मैनेजमेंट के रूप में होती है। वर्ष 2006 में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, उसमें 3 तरह के अधिकार डिफाइन किए गए थे, परिभाषित किए गए थे, जिसमें एक था जो व्यक्तिगत वन अधिकार। उसकी गाइडलाइन में था कि जो 3 पीढ़ी से वन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, 2005 के पहले उनको स्थायी पट्टा वहाँ पर दिया जाए। दूसरा जो कैटेगरी था वो था सामुदायिक वन अधिकार का। सामुदायिक वन अधिकार का तात्पर्य यह होता है कि वो समुदाय जो चराई है, फिशरीज़ है या इस तरह के जिसमें पूरी कम्युनिटी का एक अधिकार वन क्षेत्र में होता है, उसका स्थापन किया जाए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग इस एक्ट का था वो था सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। वस्तुतः यदि आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो वर्ष 1992 में जो रायो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण, संवर्धन और विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक स्थानीय समुदाय की उसमें भागीदारी न हो। और इसी उद्देश्य को लेकर के भारत सरकार के संकल्प के द्वारा, राज्य सरकार के संकल्प के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया था। ये राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संकल्प से गठित हुए थे। लेकिन वर्ष 2006 में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया तो उसको एक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई और इसमें सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें एक जो हर गांव का प्राकृतिक रूप से एक वन क्षेत्र की सीमा हुआ करती थी, जहां से वो अपनी निस्तार की अपनी ज़रूरतें वहां से वो लेते थे। तो वस्तुतः ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम वन समिति को दिए जाने के बाद सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद उस वन क्षेत्र की एक प्रबंधन योजना बनेगी। उस प्रबंधन योजना में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो आर्थिक संसाधन होंगे वो ग्राम वन समिति को दिए जाएंगे और ग्राम वन समिति न केवल संसाधन का वैज्ञानिक रूप से विदोहन करेगी वन विभाग के निर्देश पे, और उससे जो फायदे होंगे, जो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी उनको मिलेंगे। यानी कि इन डेप्थ प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से इस पूरे प्लान को आगे बढ़ाना है और लोगों को भी वो फायदा मिल सके। और यहाँ मैं विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। हमने 3756 प्रकरणों में 15 लाख हेक्टेयर जमीन सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत दिए हैं। और न केवल वन क्षेत्र में बल्कि टाइगर रिजर्व्स में भी छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में दूसरा राज्य है जिसने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किए हैं। बिल्कुल, और टाइगर रिजर्व की भी अभी बात करूंगी, लौटूंगी आपके पास। अनिल जी, राम वन गमन परिपथ की हम बात कर रहे थे, पहले चंदखुरी, उसके बाद शिवरी नारायण। अब ऐसी कौन सी ऐतिहासिक जगह जहां पर आप काम करने जा रहे हैं? पूरे राज्य में लगभग 123 स्थल जहां ऐसे हैं जहां की भगवान राम के उस मार्ग से गमन माने विराजने की एविडेंसेस हैं। अलग अलग अभिलेखीय हैं, सांकेतिक हैं, शिलालेख हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी जो डेस्टिनेशन डेवलप हुए हैं चंदखुरी, शिवरी नारायण,
तो नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है राजिम में, राजिम जिसको कि कहते हैं आप छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। तो ये पहले से भी ऐसे एक क्षेत्र है जहाँ की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी देश में ख्याति प्राप्त मॉन्यूमेंट्स हैं, और उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले से टूरिस्ट फुटफॉल काफ़ी रहा है। राम वन पर्यटन परिपथ के माध्यम से हम वहाँ जो पिलग्रिम फैसिलिटेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे टूरिस्ट पहले भी आते थे पर उनके लिए एकोमोडेशन हो गया, टॉयलेट्स हो गए, कैफेटेरिया, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर हुआ, कम्युनिटी हॉल्स हो गए, ध्यान केंद्र हो गया, दीप स्तंभ जहाँ एक भव्य जैसे महाकाल में आरती होते हैं उस तरह के, या फिर उज्जैन में आप देखे होंगे तो उसमें दीप स्तंभ का निर्माण हो गया। और जो हमारे संरचनाएं हैं वैसे जगह में जहाँ तक ASI का जहाँ तक परमिशन मिले तो उनका एक तरह का सौंदर्यीकरण कहें या जीर्णोद्धार कहें। जैसे राजिम के महानदी सोंडूर पैरी इनका जो संगम है तो इसमें घाट में अपने धौलपुर स्टोन का पिचिंग हो रहा है। शिवनारायण में पूरे घाट बराज इसका ब्यूटिफिकेशन, कियोस्क का निर्माण, इवन जो टॉयलेट्स हैं उसको भी अभी से हमने लोकार्पण करके पिलग्रिम्स के उपयोग के लिए उपलब्ध करना चालू किया सुलभ इंटरेस्ट के माध्यम से। तो इस तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं ताकि टूरिस्ट जो आके चले जाते हैं वो यहाँ रुकें और भी समय बिताए हैं और छत्तीसगढ़ के जो और भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, पहले से इसको लेकर के तैयारी की जा रही है, समय और बिताएं और हमारे जो पर्यटक स्थल जो स्थल पर्यटन महत्व स्थल उनमें और भी हमारे फुटफॉल बढ़े। बिल्कुल फुटफॉल और बढ़े, इसको लेकर के पहले से ही सुविधाओं को लेकर के तैयारी की जा रही है। शारदा वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, नंबर ऑफ कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंचाना। क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करते हैं और उसको लेकर के अगर हम बात करें तो क्यों अभी तक छत्तीसगढ़ का कोई कॉलेज टॉप पर नहीं देखने को मिला? इस बारे में भी राज्य की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। जहाँ तक कॉलेजेस की संख्या का प्रश्न है, चूँकि राज्य की जो बसाहट है वो बहुत स्कैटर्ड है, तो बहुत दूर से विद्यार्थी कॉलेजेस तक नहीं आ सकते हैं। तो इसे देखते हुए हर विद्यार्थी कॉलेज तक पहुंच सके, इसके लिए कॉलेजेस की संख्या बढ़ाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बिना हमारा जो एक्सेस है वो हम सभी बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो राज्य में कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। और जहाँ तक क्वालिटी का प्रश्न है, इस बात को लेकर के भी अभी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक है और इस दिशा में निरंतर हम काम कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अभी अपने देश में कॉलेजेस की गुणवत्ता का जो एक मापदंड है उसके लिए सबसे जो प्रचलित तरीका है कि कॉलेज से NAAC के द्वारा कॉलेज को क्या ग्रेडिंग मिलती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इस कार्य को बहुत ही एक अभियान के तौर पर शुरू किया गया है और आपको ये जानकर के बहुत ही प्रसन्नता होगी कि हमारे राज्य में जो 211 ऐसे शासकीय महाविद्यालय हैं जो NAAC से एक्रेडिटेशन की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसको पूरी करते हैं। मतलब किसी भी कॉलेज को NAAC के एक्रेडिटेशन में जाने के लिए कितने साल वो कॉलेज चल चुका है, कितने बैचेस वहाँ से एजुकेशन को लेकर के अगर हम बात करें, चाहे हम टूरिज्म को लेकर के बात करें या वन को लेकर के बात करें, हर एक सेक्टर में किस तरह से काम कर रहे हैं उसको आपने इस खास पैनल के जरिए जाना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में जुड़ने के लिए और किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहा है छत्तीसगढ़ को इमर्जिंग छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया शारदा वर्मा जी आपका, अनिल साहू जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे खास पैनल में शामिल होने के लिए। राकेश चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू शिवांगी। तो मैं चाहूँगी आप तीनों कृपया मंच पे बने रहिए। मैं क्लस्टर 3 के CBO अभय ओझा जी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, इन्हें सम्मानित करने के लिए, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। कैसे प्रशासन काम कर रहा है ये हमने देखा है, चर्चा की है, क्योंकि हाल ही में कई योजनाएं निकल कर आई हैं और छत्तीसगढ़ का लगातार विकास हो रहा है। और इस विकास में सिर्फ सरकार के काम नहीं, प्रशासन के काम भी दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से हमने चर्चा की है। शारदा जी, अनिल साहू जी,
एमडी हैं पर्यटन विभाग के राकेश चतुर्वेदी जी, पीसीसीएल वन विभाग के और शारदा वर्मा जी कमिश्नर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मंच पर मौजूद क्लस्टर 3 के सीबीओ अभय ओझा जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर, अनिल साहू जी एमडी पर्यटन विभाग, तीनों को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आके प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कामकाज है, क्या योजना है,